मामूली सी दिखने वाली गांव की एक लड़की जिसके शौक बहुत ऊंचे ऊंचे थे। वो अपने पास एक दो नहीं छह छह मोबाइल रखती थी। इस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों कुछ समय तक खुशी खुशी रहे, मगर बाद में घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। मगर लड़की के सिर पर अब भी अमीर बनने का जुनून ऐसा सवार था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी और किसी भी हद तक जा सकती थी। और अमीर बनने के इस जुनून के लिए दोनों पति पत्नी ने मिलकर रच दी एक ऐसी साजिश जिससे ये अमीर तो नहीं बन सके मगर सलाखों के पीछे जरूर पहुंच गए। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की है। सौरभ रस्तोगी अपनी पत्नी शैली के साथ बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के माली मोहल्ले में रहता था। उसका अपना मकान था। घर के नीचे ही सौरभ की सुनार की दुकान थी। दुकान में विनोद नाम का एक नौकर भी काम करता था। रोजाना नौकर सुबह दुकान खोलने के लिए आता और सौरभ को आवाज लगाता, और सौरभ उसकी आवाज सुनकर दुकान खोलने के लिए नीचे ही चाबी फेंक देता था। 3 मई 2014 की सुबह 9 बजे विनोद जब सौरभ रस्तोगी के घर पहुंचा और सड़क पर खड़े होकर उसने सौरभ को कई आवाज लगाई, लेकिन ऊपर से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। दुकान के बराबर से ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी, जिसमें आगे की ओर एक चैनल लगा हुआ था और उसके पीछे एक शटर। शटर और चैनल दोनों हमेशा अंदर से बंद रहते थे, लेकिन आज शटर थोड़ा खुला हुआ था और विनोद ये देखकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। सौरभ के बारे में पड़ोस में पूछा तो कुछ पता नहीं चला। उसने संदेह वाली बात पड़ोसी को बताई तो उसने ऊपर जाकर देखने को कहा। विनोद पूरा शटर खोलकर सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचा तो सौरभ के दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे और वो एक बेड पर पड़ा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर लग रहा था कि वो जीवित नहीं है। विनोद घबराकर उल्टे पैर वापस लौट आया। नीचे आकर उसने पड़ोसी को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर जरा सी देर में आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस चौकी पास में ही थी। विनोद ने इस मामले की सूचना फौरन पुलिस चौकी में दे दी। चौकी से तुरंत थाना फतेहगंज पश्चिमी को सूचना भेज दी गई। पुलिस फौरन ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है तो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और सौरभ की लाश एक बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी कनपटी पर गोली लगने का निशान था और गर्दन पर भी एक गहरा घाव था, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे गोली उसकी कनपटी पर लगने के बाद गर्दन से होती हुई सीधी बाहर निकल गई होगी। साथ ही गर्दन पर किसी तेज धारदार हथियार से काटे जाने का भी निशान था और गला कसे जाने के भी निशान साफ साफ देखे जा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए बरेली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। साथ ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी बुलवाई जाती है ताकि हत्यारों का कोई सुराग जल्द से जल्द मिल सके। एक्सपर्ट्स की टीम घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करती है। करीब 20 गज के प्लॉट में बना सौरभ का ये मकान और उसकी पहली मंजिल पर किचन और बाथरूम के अलावा एक बेड पड़ा था। यहीं पर सौरभ की दुकान का लॉकर था जिसमें वो गहने और पैसे भी रखता था। मकान की दूसरी मंजिल पर सौरभ का बेडरूम था और तीसरी मंजिल पर एक टॉयलेट था। सौरभ की हत्या जिस कमरे में की गई उसमें रखी अलमारी खुली पड़ी थी और जो लॉकर था वो भी खुला हुआ था और लॉकर बिल्कुल खाली था। अलमारी और लॉकर के लॉक टूटे हुए थे। कमरे में टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। कांच का गिलास भी मेज के पास टूटा हुआ पड़ा था। सौरभ का गला शायद उसी कांच के गिलास से काटा गया था। सीढ़ियों पर चाबी के कई गुच्छे भी पड़े मिले थे। इस बीच सूचना पाकर बरेली से सौरभ के पिता सुनील रस्तोगी और अन्य घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। उनसे पूछताछ करने पर पता चलता है कि 2 मई को सौरभ घर पर अकेला था। उसकी पत्नी शैली 2 मई की सुबह ही दिल्ली के लिए चली गई थी और उस दिन शुक्रवार था। शुक्रवार को सौरभ की दुकान बंद रहती थी। पूरा मार्केट बंद रहता था। सुबह पत्नी को ट्रेन में बैठाने के बाद सौरभ अपनी नानी की अंत्येष्टि में भी गया था और उसकी नानी की मौत भी इसी दिन 2 मई की सुबह सुबह हुई थी। नानी की अंत्येष्टि में वो गया तो था, लेकिन घर वालों ने भी उसे रोका, मगर वो इसके बावजूद जल्दी वापस चला आया था। घटनास्थल के मुआयने और पूछताछ के बाद ये नतीजा निकला कि इस घटना को पुख्ता योजना बनाकर अंजाम दिया गया।
हत्यारों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि सौरभ घर पर अकेला है और उसकी पत्नी शैली बाहर गई हुई है। इसलिए घटना को अंजाम देने के लिए 2 मई की रात चुनी गई। हालात बता रहे थे कि कमरे के अंदर दाखिल होने वाले को सौरभ अच्छी तरह जानता था, क्योंकि एकदम फ्रेंडली एंट्री थी और कोई भी व्यक्ति घर से बाहर से घर के अंदर तक प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक ताला ना खोला जाए, क्योंकि अंदर शटर लगा था और जिसमें अंदर से एक ताला पड़ा हुआ था। फिर सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी एक और दरवाजा था और वो भी हमेशा अंदर से बंद रहता था। अगर किसी ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया होता तो निशान जरूर मिलते। दरवाजों पर लगी कुंडियां भी सही सलामत होती हैं। इसका मतलब था कि सौरभ ने अपने किसी परिचित को ही घर के अंदर बुलाया होगा और दरवाजे खुद ही खोले होंगे और उसे ऊपर भी अपने साथ लेकर गया होगा। रात को 9 बजे सौरभ ने नौकर विनोद को फोन करके बुलाया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं आ सका था। इसके बाद ही किसी समय सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने गहन जांच पड़ताल करने के बाद करीब 1 बजे सौरभ की लाश पोस्टमार्टम के लिए बरेली स्थित मोर्चरी भेज दी। मौके पर मिले सौरभ के मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। घटनास्थल से पुलिस ने 2 बुलेट भी बरामद किए। उधर सौरभ की पत्नी शैली को पति की मौत की खबर मिली तो देर शाम वो भी दिल्ली से वापस बरेली आ गई। सौरभ के पिता सुनील रस्तोगी की लिखित तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 394 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने सौरभ के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि घटना वाली रात उसने आखिरी कॉल अपनी पत्नी शैली को ही की थी। उससे पहले उसने 9 बजे विनोद से बात की थी। इन दोनों कॉल से पहले सौरभ की बात एक अनजान नंबर पर भी हुई थी। उस नंबर पर उस दिन भी और उससे पहले भी दिन में कई बार बातें की गई थी। ये बात कॉल डिटेल्स पे सामने आई। पुलिस ने उस नंबर के बारे में नौकर विनोद से जब पूछताछ की तो पता चला कि ये नंबर पूजा शर्मा नाम की किसी महिला का है। विनोद ने पुलिस को बताया कि सौरभ ने कई बार उस नंबर पर रिचार्ज करवाने के लिए उसे दुकान पर भेजा था, जिससे पुलिस को पूजा और सौरभ के बीच अवैध संबंध होने का शक पैदा हुआ। पुलिस जब पूजा की तलाश में थाना बहेड़ी के गांव जुआ जवाहरपुर पहुंची तो वो वहां पर नहीं मिली। पूछताछ करने पर पता चला कि वो 19 अप्रैल को अपने प्रेमी राकेश गंगवार के साथ पहले ही भाग चुकी थी। उसका प्रेमी राकेश पड़ोस के गांव मोहम्मदपुर का रहने वाला था। राकेश और पूजा का एक साथ भागना और पूजा का सौरभ से बराबर बात करना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि हो सकता है कि उन दोनों ने ही मिलकर सौरभ की हत्या की। 7 मई की दोपहर को एक मुखबिर से सूचना मिली कि पूजा अपने प्रेमी राकेश के साथ इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, जिसके बाद पूजा और उसके प्रेमी राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को थाने ले जाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। पूजा के ख्वाब काफी ऊंचे थे और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। पूजा अपनी ननिहाल मोहम्मदपुर जाती रहती थी। एक दिन वहीं पर उसकी मुलाकात राकेश कुमार गंगवार से हुई। राकेश का पूजा के ननिहाल में आना जाना था। दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। पूजा के ननिहाल में रहने के दौरान राकेश का आना जाना एकदम से बढ़ गया था। जब भी वो आता उसकी नजरें पूजा पर ही टिकी रहती और पूजा भी राकेश के दिल की बात को समझ गई थी और फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते। वक्त के साथ दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार भी कर लिया। इसके बाद दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने भी लगे और दोनों के बीच फिर संबंध भी बन गए थे। वहीं राकेश और पूजा के इस रिश्ते को गांव के खिलाफ सारे गांव वाले हो जाते हैं, जिसके बाद राकेश और पूजा की शादी अलग अलग जगह पर तय कर दी गई थी। 20 अप्रैल 2014 को पूजा की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही 19 अप्रैल को वो राकेश के साथ गांव से भाग गई और बरेली के थाना देवरनिया क्षेत्र के गांव जमुनिया में रहकर इन दोनों ने शादी भी कर ली और ये दोनों यहीं रहने लगे। मगर पूजा के बड़े सपने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसे किसी तरह बस अमीर बनना था और इसके लिए उसने पति राकेश के साथ मिलकर एक साजिश रची। पूजा की दूर के रिश्ते की एक नानी थी जो सौरभ की दुकान पर अक्सर खरीदारी करने के लिए जाती रहती थी। एक बार पूजा भी अपनी नानी के साथ सौरभ की दुकान पर गई। नानी ने उसका परिचय सौरभ से करा दिया।
जिसके बाद वो अक्सर सौरभ की दुकान पर जाने लगी। एक दिन सौरभ शाम के वक्त दुकान बंद कर रहा होता है, तभी वहां पूजा आकर उससे ज्वेलरी दिखाने को कहती है। जिसके बाद सौरभ कहता है कि दुकान तो बंद हो गई है, और वो उसको ऊपर मकान में ले जाता है और अपनी पत्नी शैली से मिलवा देता है। शैली ने पूजा को अपनी ज्वेलरी दिखाई, जिसके बाद पूजा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक से बढ़कर एक महंगी ज्वेलरी देखकर पूजा के मन में लालच आ गया था। उस दिन पूजा वहां से वापस तो लौट आई, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही ज्वेलरी घूम रही थी। दिलो दिमाग पर ज्वेलरी पाने का जुनून उसके सवार हो गया था। इसके बाद उसने सौरभ से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया और सौरभ से उसका मोबाइल नंबर लेकर भी बातचीत करना शुरू कर दिया था। ये दोनों आपस में बातचीत करते। पूजा को अपनी तरफ खींचता देख सौरभ भी खुश था, उसका मन भी बहक गया। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि सौरभ अपने नौकर विनोद को भेजकर पूजा का मोबाइल तक रिचार्ज कराने लगा था। राकेश के साथ भागने और शादी करने के बाद जब अच्छी जिंदगी के लिए पैसे की जरूरत महसूस हुई, तो पूजा ने राकेश के साथ मिलकर सौरभ को ही लूटने की योजना बना ली। सौरभ पूजा से एकांत में मिलना चाहता था, मगर पत्नी शैली के घर में होने की वजह से वो अकेले में नहीं मिल पा रहा था। जिसके बाद सौरभ ने 2 मई की सुबह शैली को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया और उस ट्रेन में बिठा दिया। उस दिन शुक्रवार था और पूरी मार्केट बंद रहती थी, इसलिए सौरभ की दुकान भी बंद थी। सौरभ दिन में नानी के यहाँ अंत्येष्टि में गया था और शाम को उसने पूजा को अपने घर पर बुला लिया। रात 8 बजे पूजा सौरभ के घर पहुंची तो सौरभ ने खुद आकर शटर खोला और उसे अपने साथ घर की दूसरी मंजिल पर अपने बेडरूम में ले गया। कुछ देर दोनों के बीच बातें होती रही। सौरभ ने पूजा और अपने लिए 2 गिलास फ्रूटी निकाल कर रख दी। वहीं मौका पाकर पूजा ने नशे की एक गोली एक फ्रूटी के गिलास में मिला दी और थोड़ी देर बाद, करीब 20 मिनट बाद, सौरभ को ये फ्रूटी पिला दी। अब नशे की फ्रूटी पीने के बाद सौरभ करीब 20 मिनट बाद बेहोश हो गया और बेड पर ही लुढ़क गया। सौरभ के बेहोश होते ही पूजा ने अपने पति राकेश को फोन करके वहां बुला लिया। पूजा ने सौरभ के हाथ पैर बांध दिए थे। राकेश करीब 11 बजे सौरभ के घर पहुंचा और उसको होश में लाने की उसने कोशिश की, और जब सौरभ होश में आया तो उससे लॉकर की चाबी मांगी, मगर सौरभ ने चाबी देने से साफ साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद गुस्से में आकर राकेश ने उसकी कनपट्टी पर एक गोली चला दी, जिससे सौरभ की मौत हो गई। सौरभ को मौत के घाट उतार कर राकेश और पूजा ने अलमारी का लॉक तोड़ा और उसके अंदर बनी छोटी तिजोरी का लॉक भी इन दोनों ने तोड़ दिया और उसमें रखी करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी और 4,000 रुपए निकाल लिए, और वारदात को अंजाम देने के बाद ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। राकेश पूजा को साथ लेकर रात के करीब 3 बजे अपनी बहन के घर पहुंच गया। 2 दिन तक ये दोनों वहीं पर रुके। इस बीच राकेश ने अपने घर जाकर लूटी गई ज्वेलरी और रुपए जो है एक जमीन में वहां पर घर के अंदर ही छिपा दिए। लूट का माल ठिकाने लगाकर वो अपनी बहन के घर पर आ गया था। फिर 5 मई को दोनों हनीमून मनाने के लिए नैनीताल चले गए। 7 मई को दोनों वापस बरेली आए। इज्जत नगर रेलवे स्टेशन से वे बाहर आकर खड़े हुए थे कि फतेहगंज पश्चिमी थाने की पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राकेश की निशानदेही पर चुराई गई ज्वेलरी और पैसे भी बरामद कर लिए हैं। हत्या में इस्तेमाल की गई राकेश की बाइक पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी थी और दोनों को फिर जेल भेज दिया गया। क्राइम की ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना